सीक्रेट घर जमाई के 118वें एपिसोड में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। सुकून एफएम चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं 118 नंबर एपिसोड। समर कियारा को हॉस्पिटल में लेकर आ गया था, लेकिन लाइन की वजह से गार्ड ने उसे आगे नहीं जाने दिया। उससे वो बड़ा गुस्से में आ गया और उसने दिलीप सेठी को कॉल कर दिया। दिलीप सेठी ने जैसे ही पता चला कि समर गेट पर उसी का इंतजार कर रहा है तो वो दौड़ता हुआ आ रहा था। जैसे उसने वहां पहुंचकर देखा कि गार्ड ने उसे रोक दिया है तो उसने गार्ड से कहा, तुमने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होने से मना कर दिया। गार्ड एक क्षण के लिए चुप रहा और स्पष्टीकरण सोचने की कोशिश करने लगा, लेकिन दिलीप ने उसे कोई मौका नहीं दिया। तभी दिलीप ने ठंडी मुस्कान के साथ अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी नौकरी से निकाल रहा हूं। हॉस्पिटल को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। उसने लंबे गार्ड को मौके पर ही नौकरी से निकाल दिया। लंबे चौड़े गार्ड का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसने मन ही मन में कहा, अरे अरे नहीं, इस युवक ने प्रेसिडेंट को जानने की बात झूठ नहीं बोली थी। कोई भी देख सकता है कि प्रेसिडेंट उसका सम्मान कर रहे हैं। गार्ड को समर को नजरअंदाज करने का बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब समय वापस जाना संभव नहीं था। उसे इसकी कीमत चुकानी ही थी और इसकी कीमत उसकी नौकरी थी। लंबे गार्ड को नौकरी से निकालने के बाद दिलीप ने समर की तरफ झुकते हुए कहा, मिस्टर समर, मैं गार्ड की बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को समर से माफी मांगता देखकर उनके आसपास के सभी लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। यह युवक सचमुच अद्भुत था, जिसने हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को केवल एक फोन कॉल से बुला लिया और झुककर माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। समर ने कियारा को अपनी बाहों में लिए हल्के से कहा, प्रेसिडेंट दिलीप, आप यहाँ सिर्फ 2 मिनट में आ गए, इसलिए मैं आपको माफ करता हूँ। अब जाइए और मेरी पत्नी के लिए सबसे अच्छे रूम और ट्रीटमेंट का इंतजाम कीजिए। उसकी आवाज में व्यवस्था और निर्विवादता थी, मानो वो हॉस्पिटल का मालिक हो। हालांकि समर खुश नहीं था, लेकिन डॉक्टर दिलीप खुश थे, क्योंकि समर ने उनको माफ कर दिया था। उनकी पत्नी को उनके हॉस्पिटल में भर्ती करवाने के लिए सहमत हो गया था और ये उसके लिए पूरे सिटी हॉस्पिटल के लिए सम्मान की बात थी। अगर समर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला जाता तो ये सिटी हॉस्पिटल के लिए बहुत बड़ी बदनामी की बात होती। दिलीप ने सम्मान से झुकते हुए कहा, मिस्टर समर, प्लीज इधर आइए, मैं खुद आपको वार्ड तक लेकर चलता हूँ। ये कहते हुए समर को हॉस्पिटल के सबसे अच्छे वार्ड की तरफ ले गया। लाइन में इंतजार कर रहे सभी लोग ये पूरा वाकया देखकर जलन से भर गए थे। उस युवक को ये अद्भुत उपलब्धि थी कि वो हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को अपने और अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए बुला पाया था। लाइन में इंतजार कर रही एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा, यार वो नौजवान कमाल का है। काश किसी दिन तुम भी ऐसे हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट को हमसे मिलने के लिए बुला पाओ। वो हमें भी इस सम्मान के साथ वार्ड में लेकर जाए। जब कियारा को हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत थी, तब हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट ने समर के प्रति इतना सम्मान दिखाया। वो लड़की इतनी जलन से भर गई थी। उसने सोचा कि काश समर की बाहों में कियारा की जगह वो लेटी होती। उसकी बात सुनकर लड़के के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए। उसने अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुनकर मन ही मन में कहा, क्या बात है, मैं तो बस एक मामूली सा काम करने वाला लड़का हूँ, जिसकी मंथली पे भी बस 1000 रुपए है और एक असाधारण डॉक्टर भी मुझसे नफरत भरी नजरों से देखता है। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट से मिलने की बात ही छोड़ दो। समर ने जलन से भरकर लड़के ने 45 डिग्री के कोण पर आसमान की तरफ देखा और ऐसा दिखावा किया जैसे लड़के की बात ही नहीं सुनी। वही लड़की ने उसे बेकार समझा और डॉक्टर के पास जाने के लिए उसे अलविदा कहने का फैसला कर लिया। बेचारे लड़के को यह नहीं पता था कि उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट द्वारा समर का स्वागत करने को देखकर परेशान हो गई थी। वहीं कियारा को गोद में लिए समर दिलीप के पीछे पीछे नंबर 1 वीआईपी वार्ड में ले गया, जो पूरे हॉस्पिटल में सबसे अच्छा वार्ड था। यह सिर्फ खास लोगों के लिए उपलब्ध था। उसी समय एक नर्स एक अधेड़ उम्र की महिला को वार्ड में लेकर जा रही थी। समर ने उसे पहचान लिया और ये वही महिला थी
जो बिना लाइन में लगे सीधे अंदर चली गई थी। लंबे गार्ड से समर समझ गया था कि मध्यम आयु वर्ग की महिला वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी थी और उसके व्यवहार में काफी दबंगई भी थी। बेशक दिलीप ने महिला को देख लिया था। उसने उस औरत को देखते हुए कहा, अनीता, ये वार्ड बुक हो गया है, तुम्हें किसी दूसरे वार्ड में जाना पड़ेगा। उस अधेड़ उम्र की महिला का नाम अनीता शुक्ला था। उसने दिलीप सेठी की बात सुनने के बाद ठंडे भाव से कहा, दिलीप, तुम्हारा क्या मतलब है कि वार्ड फुल हो गया? मैं क्या समझूं इस बात से? अनीता का व्यक्तित्व बहुत ही दबंग था और वो दिलीप को भी नीची नजरों से देखती थी, जिसे समर को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी थी, जबकि दिलीप हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट थे। अनीता के शब्दों पर दिलीप की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि अनीता सभी लोगों की चौकस निगाहों के सामने हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के रूप में उनके अधिकार को चुनौती देगी। इसलिए दिलीप ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अनीता, मैं फिर से कहता हूँ, नंबर 1 वीआईपी वार्ड मैंने मिस्टर समर की पत्नी के लिए बुक किया है। आप कोई दूसरा वार्ड ढूंढ ले। अनीता ने भौहें चढ़ाते हुए तिरस्कार पूर्ण कहा, दिलीप, आप जल्द ही अपनी पोस्ट इस्तीफा दे देंगे। मेरे पति इस पोस्ट को संभालेंगे। आपके पास मुझे दूसरा वार्ड ढूंढने के लिए कहने का क्या अधिकार है? उसकी ये बात सुनकर समर की भौहें थोड़ा सा ऊपर चढ़ गई। वो थोड़ा गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेहोश पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए उसे इतनी सारी रुकावटें आखिर क्यों आ रही थी। पहले तो गार्ड उसे लाइन में लगने के लिए मजबूर कर रहा था। अब आखिरकार वार्ड में पहुंच गए तो अनीता उसे अंदर जाने से रोक रही थी। समर समझ गया था ये सब क्यों हो रहा है। मेडिकल सर्विस प्राप्त करना मुश्किल है। प्रेसिडेंट दिलीप को जानने वाले प्रसिद्ध शैडो किंग के रूप में उसने पहले ही इतनी सारी कठिनाइयों का सामना किया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक नॉर्मल व्यक्ति को और कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टरों और मरीजों के बीच तनावपूर्ण संबंध उन बेकार लोगों के कारण हैं जो वेतन तो लेते हैं लेकिन लाभ की बजाय नुकसान ही करते हैं। समर अभी बस यही चाहता था कि कियारा को बिलेवल पर लिटाकर अच्छी तरह आराम करने दिया जाए, और वो इस तरह की गंदी स्थिति के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। समर ने उत्सुकता से दिलीप से पूछा, दिलीप, उस महिला का क्या मतलब है? आप इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं? उसकी दिलीप से पहली मुलाकात सिटी हॉस्पिटल में हुई थी। अगर प्रेसिडेंट कोई और होता तो वो इस हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता था। शर्मिंदगी भरी आंखों से दिलीप ने कहा, हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मुझे नौकरी से निकलने के लिए फैसला किया है। वो चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं। वाइस प्रेसिडेंट जो अनीता का पति है वो मेरी जगह ले ले। समर ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि अनीता जानबूझकर दिलीप के लिए परेशानी खड़ी कर रही थी। चूंकि वह दिलीप द्वारा लाया गया एक मरीज था, इसलिए वो एक निश्चित रूप से उसके लिए मुश्किल खड़ी करेगी। तभी अलिश्का ने बगल से कहा, समर, बेहतर होगा कि आप कियारा को बिलेवर पर सुला दे। वो इतने लंबे समय से बिना कुछ खाए पिए पीली पड़ गई है। अगर इसे इन्फ्यूजन के जरिए कुछ न्यूट्रिएंट्स फ्लूइड्स नहीं मिले तो ये उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया और वो कियारा को बिलेवल पर ले गया। समर कियारा के लिए सबसे अच्छा वार्ड और बेहतरीन मेडिकल सर्विस चाहता था, और वो तभी अनीता ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बेवकूफ, इस लड़के को चुपचाप वार्ड से बाहर ले जाओ। समर ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो, मेरी पत्नी को आराम की जरूरत है। अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अचानक समर ने अपना सिर घुमाया और अनीता को घूरने लगा। उसके शरीर से किलिंग इंटेंट निकल रहे शुरू हो चुका था। समर ने स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट को भांपते हुए और उसके खून जैसी लाल आंखों को देखते हुए अनीता की अभिव्यक्ति बदल गई और उसकी आंखों में डर की एक झलक भी आ गई थी। अनीता अपने सामने खड़े युवक को देखकर डर चुकी थी। एक आम औरत होने के नाते उसने ऐसा भयानक किलिंग इंटेंट पहले कभी नहीं महसूस किया था। हालांकि अनीता ने समर से पंगा लेने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी उसने दिलीप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दिलीप, मुझे वार चाहिए। मैं देख रही हूं कि तुम इसके बारे में क्या करते हो। दिलीप ने अनीता को कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए ठंडे मुस्कान के साथ कहा, अनीता, मैं अभी भी हॉस्पिटल का सिटी
प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम बाहर निकल जाओ। सिर्फ मिस्टर समर ही इस वार्ड को यूज कर सकते हैं। यह सच था। हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने दिलीप को इस्तीफा देने के लिए कहा था। अनीता के पति जल्द ही उसकी जगह लेने वाले थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक दिलीप प्रेसिडेंट थे, उन्हें यह निर्णय लेने का अधिकार था कि वार्ड कौन लेगा और कौन नहीं। तभी अनीता ने गुस्से में दिलीप की तरफ देखते हुए कहा, दिलीप, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरे पति के प्रेसिडेंट बनने तक इंतजार करो, सबसे पहले वो तुम्हें ही नौकरी से निकालेगा। दिलीप एक ठंडी नजर डालते हुए अनीता अपने पति से शिकायत करने के इरादे के साथ जाने के लिए मुड़ी। समर ने कियारा को अपने पास बुलाया और कहा, प्रेसिडेंट दिलीप, आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है। उसकी बात के जवाब में दिलीप ने दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ, मैं आपकी पत्नी के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट की व्यवस्था करूंगा। वैसे मिस्टर समर, आपकी पत्नी को क्या हुआ है? समर ने दिलीप से कोई बात छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने सीधे सीधे जवाब दिया, उसे एक जोरदार मेंटल ट्रॉमा हुआ है, उसका दिल टूट गया। वो सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए गहरी नींद में डूब गई, अब जागने को तैयार नहीं है। समर की बातें सुनकर दिलीप की अभिव्यक्ति बदल गई। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक आ गई थी। सिटी हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के रूप में दिलीप के पास एक्सेलेंट मेडिकल नॉलेज और स्किल के साथ साथ लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन भी थे। इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होने के बाद वो एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट थे और यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर भी आए थे। सभी बीमारियों में से दो का इलाज सबसे मुश्किल था। एक था कैंसर, जिससे लोग अच्छी तरह से वाकिफ थे। कैंसर शुरुआती दौर में ठीक हो जाता था, लेकिन आगे चलकर जानलेवा साबित होता था। कैंसर के अलावा दूसरी कठिन बीमारी मानसिक बीमारी थी, जिसके इलाज के लिए प्रभावी तरीकों की कमी के कारण कई लोग सीधे मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे। सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में दिलीप ने अपने स्टूडेंट लाइफ में मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसके बारे में बात करते हुए सुना था। ये एक वर्ल्ड लेवल कठिन और रहस्यमय बीमारी थी, जो पेशेंट को आत्मबंदी बना देती थी। जब तक पेशेंट अपने दिल की गांठ को नहीं सुलझा लेता, तब तक वो जाग नहीं पाता था। कुछ दुर्लभ मामलों में तो वो मेंटल डैमेज के साथ जागता है। दिलीप ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस्टर समर, मैं सचमुच बहुत दुख हुआ, लेकिन हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स भी इस मानसिक बीमारी के बारे में कुछ नहीं कर सकते। समर ने अपने हाथ की एक लहर के साथ कहा, अपने आप को दोष मत दो। मानसिक बीमारियां एक हार्ट प्रॉब्लम है, जिसे मैं एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर के रूप में भी हल नहीं कर सकता। अपने मास्टर से चिकित्सा कौशल सीखने वाला समर खुद एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रैक्टिशनर था। वे मेडिकल प्रॉब्लम के लिए एक प्रकार का जादूगर था, लेकिन मानसिक रोगों के बारे में, जिनमें मानव शरीर का सबसे कमजोर अंग शामिल होता है, वो भी कुछ नहीं कर सकता था। जब अलिस्का ने सुना कि दिलीप के पास कोई समाधान नहीं, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। उसने कियारा का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा, कियारा मेरी प्यारी बच्ची, जब तुम्हारी शादी की तारीख इतनी नजदीक आ रही है तो तुम बेहोश कैसे हो सकती हो? वहीं एक तरफ खड़े समर ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके नाखून उसके हथेलियों में धंस गए। खून बहने लगा और उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ चुका था, लेकिन उसने अपने हाथों में दर्द का एहसास नहीं किया। समर ने अपनी भारी आवाज में कहा, दिलीप, जाओ और कियारा को कुछ ग्लूकोज न्यूट्रिएंट्स दो, अन्यथा मुझे डर है कि वो कमजोर पड़ जाएगी। उसकी बात सुनकर दिलीप ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं उसके लिए ग्लूकोज बोतल लेकर आता हूँ। दिलीप को कुछ याद आया और उसने तुरंत समर से कहा, मिस्टर समर, जब मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तब मेरे एक बूढ़े प्रोफेसर ने सेल्फ हिप्नोसिस के संभावित इलाज का जिक्र भी किया था। उसकी बात सुनकर समर की आंखों में एक खुशी की चमक आ गई। उसने दिलीप का हाथ पकड़ा और उत्साह से पूछा, दिलीप, उस बूढ़े प्रोफेसर का नाम क्या है? वो अब कहाँ है? दिलीप ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, उनका नाम मुकेश सिंघई है। वो इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर और मानसिक बीमारियों के नेशनल लेवल के एक्सपर्ट होने के नाते
मानसिक बीमारियों के इलाज में उनका हाथ जादुई है? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी जाऊंगा और प्रोफेसर मुकेश सिंघई को ढूंढने के लिए। दिलीप ने समर को मुकेश सिंघई को ढूंढने के लिए तैयार होता देखकर उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर समर, प्रोफेसर मुकेश सिंघई तो 3 साल पहले ही रिटायर हो चुके हैं। अब ना वो पढ़ाते हैं, ना ही मरीजों का इलाज करते हैं। इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी के टॉप ग्रेजुएट स्टूडेंट होने के नाते दिलीप अपनी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्ट में बना रहता था। हर साल उसे अपनी यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भी शामिल होना पड़ता था। 3 साल पहले की बात है जब उसने सुना प्रोफेसर मुकेश रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि प्रोफेसर मुकेश की रिटायरमेंट यूनिवर्सिटी में एक बड़ी खबर थी। उसके बाद सुनते ही समर का दिमाग खाली हो गया, लेकिन उसे याद आया कि एक डॉक्टर की भूमिका बाकियों से अलग होती है। अगर वो रिटायर भी हो जाएगा तो भी उसका हुनर बरकरार रहता है। वो अब मरीजों को डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। हालांकि समर अपनी ट्रीटमेंट तकनीक में निपुण तो था, लेकिन उसका ध्यान मैनली आयुर्वेदिक मेडिसिन पर था और उसे मानसिक हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो केवल मुकेश सिंघई से ही मदद मांग सकता था। आखिरकार मुकेश सिंघई देश के सबसे फेमस साइकेट्रिस्ट थे। तभी समर ने दिलीप से पूछा, प्रेसिडेंट दिलीप, क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर मुकेश सिंघई कहाँ रहते हैं? दिलीप ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यंग मास्टर समर, भले ही मुकेश रिटायर हो चुके हैं, फिर भी वे मेडिकल डिपार्टमेंट की ऑफिस बिल्डिंग में रहते हैं। मुझे स्पेशल जानकारी नहीं है, उनके बारे में आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल राकेश सिंघई से पूछना पड़ेगा। राकेश सिंघई का नाम सुनते ही और समर के चेहरे पर खुशी छा गई। वो राकेश सिंघई को जानता था और उनके बीच बेहद करीबी रिश्ता था। राकेश सिंघई ने उन्हें यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर के रूप में इनवाइट भी किया था। गेस्ट प्रोफेसर होने के नाते अपने अनुभव को याद करते हुए समर को अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसने राकेश सिंघई से मेडिकल यूनिवर्सिटी में हर हफ्ते पढ़ाने का वादा भी किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण वो उसे तो भूल ही गया था। फिर भी समर ने सिर हिलाते हुए कहा, डॉक्टर दिलीप, प्लीज़ मेरी पत्नी कियारा का ध्यान रखें। मुझे मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकेश सिंघई को ढूंढने जाना है। जाने से पहले समर ने मिस्टी को हॉस्पिटल आकर कियारा की सुरक्षा करने के लिए कहा। उसने शैडो टीम को भी सूचित कर दिया था कि वो हॉस्पिटल के बाहर होटल में रहे, किसी भी अजनबी को हॉस्पिटल में आने से रोक ले। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद समर अपनी BMW में मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। दोनों हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी एक दूसरे के ज़्यादा करीब थे और वो आधे घंटे में ही वहां पहुंच गया। जब वो गेट पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने व्यक्ति से हो गई। वो लड़की तन्वी थी। तन्वी का चेहरा बहुत नाजुक था और उसकी त्वचा बर्फ के जैसी सफ़ेद थी। उसकी सितारों जैसी आंखें थी। नाक धूप में फूल की तरह खिली हुई थी। तन्वी को देखकर भीड़ की आंखें मोहित हो गई। वो मेडिकल यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट थी। हर स्टूडेंट उसे पसंद करता था। जब समर गाड़ी से उतरा तो वह संयोग से तन्वी के पास से गुजरा। तन्वी जब समर को देखी तो खुश और उत्साहित हो गई। उसने खुश होते हुए कहा, मिस्टर समर, आज आप यूनिवर्सिटी में, वो भी इतने दिनों बाद। मैंने आपको बहुत दिनों से देखा नहीं था। मुझे आपकी बहुत याद भी आ रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और वह सामान्य रूप से बात नहीं कर पा रही थी। उसकी बात सुनकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, तन्वी, क्या तुम जानती हो प्रोफेसर मुकेश कहाँ रहते हैं? उसकी बात सुनकर तन्वी का उदास चेहरा हो गया। उसे लगा कि समर उसे ढूंढने आया है, न कि प्रोफेसर को। मुकेश के बारे में यूनिवर्सिटी में हर छात्र उन्हें जानता था। वो इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी के सबसे रेप्यूटेड प्रोफेसर थे। सिर्फ इंदौर में नहीं बल्कि इंडिया में भी या पूरे देश में मुकेश एक बेहद फेमस प्रोफेसर थे। मानसिक स्वास्थ्य रिसर्च और ट्रीटमेंट एरिया में प्रोफेसर मुकेश सबसे प्रभावशाली आदमी थे। तन्वी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, समर, प्रोफेसर मुकेश अपनी बिल्डिंग में रहते हैं और लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका पर्सनल घर कहाँ है। समर निराश था और उसे लगा कि तन्वी को पता होगा। चूंकि उसे पता नहीं था इसलिए वो सिर्फ राकेश सिंघई को ही परेशान कर सकता था। समर ने अपना फोन निकाला और राकेश सिंघई के नंबर पर कॉल कर दिया। राकेश सिंघई ने कुछ बीप के बाद कॉल अटेंड किया और बोला, समर,
तुम्हें आखिरकार मुझे फोन कर लिया। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल ही गए हो। समर राकेश सिंघई के उपहास को बस हंसकर टालने लगा। पिछले कुछ दिनों में वो बहुत बिजी था और राकेश सिंघई से किया अपना वादा भूल गया था। उसे कोई गलती नहीं होती थी और तुरंत वो माफी मांग लेता था। समर की माफी सुनकर राकेश सिंघई हंस पड़ा और उसने कहा, समर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारी मेडिकल की क्लास बहुत लोकप्रिय थी। स्टूडेंट चाहते हैं कि तुम और भी ज्यादा पढ़ाओ। समर ने सिर हिलाया और समझ गया कि राकेश सिंघई उसे खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। सभी स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन में उसके समृद्ध ज्ञान के वशीभूत थे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिंसिपल राकेश, मैं एक छोटे से काम के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ से प्रिंसिपल राकेश ने कहा, समर तुम बताओ कहाँ हूँ, मैं एक सेकंड में वहां पहुंच जाऊंगा। समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं गेट के सामने हूँ। दूसरी तरफ से राकेश सिंघई ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए राकेश सिंघई ने फोन रखा और गेट की तरफ चल दिया। कुछ ही देर में राकेश सिंघई गेट पर पहुंच गया। वो बूढ़ा था और उसके बाल भी सफेद हो चुके थे। रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ था। राकेश सिंघई समर की तरफ चला जा रहा था और उसने वहां पर आकर पूछा, समर, बताओ क्या प्रॉब्लम है। समर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, प्रिंसिपल सिंघई, मैं प्रोफेसर मुकेश सिंघई से मिलना चाहता हूँ। समर ने तो समय बर्बाद करना चाहता था, न ही फालतू की बातचीत करना। राकेश सिंघई का दिमाग खाली हो गया। जाहिर है उसे नहीं लगा था कि समर प्रोफेसर मुकेश से मिलने आया है। मामला आसान नहीं था। राकेश के चेहरे के भाव भी बदल चुके थे। राकेश सिंघई के चेहरे पर अभिव्यक्ति देखकर समर ने पूछा, प्रिंसिपल सिंघई, क्या प्रोफेसर मुकेश से मिलना मुश्किल है। राकेश सिंघई ने आंख भरते हुए कहा, सच कहूं तो मुकेश मेरे बड़े भाई हैं। हालांकि वे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और कहा है कि किसी से नहीं मिलेंगे, मुझसे भी नहीं। समर को यह सुनकर खुशी हुई कि राकेश सिंघई ने कहा कि वो प्रोफेसर का छोटा भाई है। लेकिन जब राकेश सिंघई ने कहा कि उसके लिए अपने बड़े भाई से मिलना भी मुश्किल है, तो वो नाराज हो गया था। समर जानता था कि बड़े प्रोफेसरों का व्यक्तित्व बड़ा अजीब होता है। अगर उन्हें कोई बेघर आदमी पसंद आता है तो उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर पसंद न होता तो उसे ठुकरा देते। समर ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्रिंसिपल राकेश, मुझे कुछ इमरजेंसी है जिनमें प्रोफेसर मुकेश की मदद की जरूरत है। क्या आप मुझे वहां पर लेकर जा सकते हैं। समर उनसे विनती कर रहा था क्योंकि उसे कियारा के इलाज के लिए प्रोफेसर मुकेश की जरूरत थी। राकेश सिंघई ने सिर हिलाया और कहा, समर, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि वो तुमसे मिलने वाले हैं नहीं। तुम्हें हर स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। समर ने सिर हिलाया। उसे पहले मुकेश से मिलना था, उसके बाद जो भी होगा वो बाद में सोचेगा। राकेश सिंघई समर को मुकेश के घर ले गया। तन्वी के बारे में समर ने उसे क्लास में जाने को कह दिया था। उसका सारा ध्यान कियारा पर था और तन्वी से बात करने का उसके पास अभी कोई टाइम नहीं था। इंदौर मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी। यूनिवर्सिटी के अंदर ढेरों पेड़ थे और बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में पढ़ाई कर रहे थे। समर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 3 यूनिवर्सिटियों में से एक थी और मेडिकल वर्ल्ड में बेहद फेमस भी थी। इनसे बड़ी गिनती में रेप्यूटेड डॉक्टर्स को जन्म दिया था और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी एक सपना था। बेशक यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट थे। वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बीच 2 मेन क्लासिफिकेशंस थी। डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत मेंटल हेल्थ, हर्बल मेडिसिन, नवजात देखभाल जैसे कई सब्जेक्ट भी थे। मेंटल हेल्थ सब्जेक्ट पूरी तरह से प्रोफेसर मुकेश की वजह से फेमस था। मेंटल हेल्थ वर्ल्ड में अपने ज्ञान के कारण वो एक नेशनल धरोहर थे और इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस थे। जब समर ऑफिस बिल्डिंग में गया तो वो उलझन में पड़ गया। इस बिल्डिंग का लेबोरेटरी कहना चाहिए क्योंकि ये विभिन्न एक्सपेरिमेंटल मशीनें यहाँ थी। डॉक्टर शोध कर रहे थे, क्या लोग यहाँ रह सकते हैं। समर को संदेह था क्योंकि उसका मानना था कि स्थान केवल रिसर्च के लिए ही था, रहने के लिए नहीं। इमारत में 23 मंजिल थी और समर को लगा मुकेश सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता होगा। लेकिन राकेश सिंघई समर को बेसमेंट की तरफ ले गया।
उसको ऐसा करते देखकर समर ने हैरान होते हुए पूछा, प्रिंसिपल राकेश, आप मुझे बेसमेंट में क्यों लेकर आ रहे हैं? राकेश सिंघई ने ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा, मेरा भाई मुकेश तहखाने के कमरे में रहता है। उसे हर रोज बस खाना भेजा जाता है और वो मुश्किल से बाहर आता है। राकेश सिंघई का दिल अपने बड़े भाई का जिक्र करते दुख भी रहा था। दूसरे लोग सोचते थे कि प्रोफेसर मुकेश जैसे व्यक्ति को एक बड़े सी विला में रहना होगा, लेकिन वो एक अंधेरे बेसमेंट में रहता था। राकेश सिंघई उस जगह के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता था। कुछ ही क्षणों बाद समर को बेसमेंट में ले गया। बेसमेंट भी ज्यादा बड़ा नहीं था, काफी अंधेरा था। अजनबियों को अंदर आने से रोकने के लिए उनमें एक धातु का दरवाजा भी लगा था। राकेश सिंघई गेट पर लगा और उसे गेट खटखटाते हुए उसने कहा, बड़े भाई, आपसे मिलने एक युवक आया है, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। क्या आप उसे मिल सकते हैं? बेसमेंट में सन्नाटा था। आगे से कोई जवाब नहीं आया। राकेश सिंघई को इसकी आदत थी, उसे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। उसने आगे कहा, बड़े भाई, इस युवक को आयुर्वेदिक मेडिसिन की गहरी समझ है। प्लीज अपना दरवाजा खोल दीजिए। आखिरकार बेसमेंट से एक बूढ़ी और कर्कश आवाज आई। उसने कहा, राकेश, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैं किसी से नहीं मिलना चाहता, चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में कितने भी निपुण क्या हो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। अस्वीकृति सुनने के बाद राकेश सिंघई की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने समर से माफी मांगते हुए कहा, समर, प्लीज मुझे माफ करना। तुमने सुना है ना, मेरा भाई किसी से नहीं मिलना चाहता। समर की भी भौहें तन गई थी। कियारा की हालात की वजह से उसे मुकेश से मिलना था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो आज मुकेश से मिलकर रहेगा। इसलिए समर ने पूछा, प्रिंसिपल राकेश, आपका भाई दूसरों से मिलना क्यों नहीं चाहता? उसे मुकेश की इस अजीब आदत का क्या कारण जानना था, ताकि उसका इलाज भी किया जा सके। राकेश सिंघई ने आंख भरते हुए कहा, समर, मेरा बड़ा भाई न केवल मेंटल हेल्थ सेक्ट का स्पेशलिस्ट था, बल्कि वो इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी था। फिर उसके एक स्टूडेंट ने उसे धोखा दे दिया और उसे एसोसिएशन से निकाल दिया। इसके बाद उसने खुद को बेसमेंट में बंद कर लिया और कसम खा ली, अब वो किसी से नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर समर हैरान और चकित था। इंडिया की आबादी 1.46 बिलियन थी और लाखों लोग मेडिकल स्किल्स की पढ़ाई कर रहे थे। हर नगर पालिका लेवल पर कई संघ एसोसिएशन भी थे। हर एसोसिएशन का एक प्रेसिडेंट होता था और मुकेश इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। इसका मतलब था कि वो पूरे इंडिया में कम से कम सबसे स्किल्ड डॉक्टरों में से एक था। राकेश सिंघई इंदौर के मेडिसिन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और मुकेश का प्रेसिडेंट पद राकेश सिंघई से बहुत ऊंचा था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि प्रेसिडेंट दिलीप सेठी ने कहा था कि प्रोफेसर मुकेश कियारा को बचाने की क्षमता रखता है। अमर ने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन का अध्ययन तो किया था और वो बहुत स्किल्ड डॉक्टर भी था, लेकिन इंडिया में उससे भी ज्यादा स्किल्ड लोग छिपे हुए थे। वो आमतौर पर अपने स्किल्स लोगों के सामने नहीं दिखाते थे। समर के मास्टर ने उसे बताया कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में 8 शाखाएं होती हैं और उसके मास्टर केवल एक ही शाखा में कुशल थे। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन के अलावा भी वेस्टर्न मेडिसिन जैसी मेडिकल स्किल्स मौजूद थी। ये सब सोचते हुए समर अचानक हंसा और उसने बेसमेंट के अंदर वाले कमरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आखिरकार पता चल गया है कि आपके स्टूडेंट्स ने आपको धोखा क्यों दिया। कोई भी आपके जैसे बुरे व्यक्ति के अंडर ट्रेनिंग नहीं करना चाहेगा। समर का उपहास सुनकर राकेश सिंघई के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, समर, तो मेरे भाई की इंसल्ट कर रहे हो? वो अब तुम्हें देखने के लिए तैयार नहीं होगा। समर ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन है कि वो अपना दरवाजा खोलेगा। समर जानता था कि मुकेश दूसरों से मिलना नहीं चाहता था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने उसे धोखा दिया। समर उसके स्टूडेंट्स के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके मुकेश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जब तक वो निर्मल था, वो समर की बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। समर की बेइज्जती सुनकर मुकेश ने तुरंत दरवाजा खोल दिया और वो अपनी व्हीलचेयर पर गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर आया। मुकेश 70 साल का था और उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झाइयां थी और इसके अलावा उसका पैर भी टूटा हुआ था, इसलिए वो व्हील चेयर पर था। मुकेश ने समर को देखा और उसकी आंखें क्रोध से भर गई।
उसने गुस्से से तमतमाते हुए कहा, तुम कमी नहीं। मैं तुम्हारे इस बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि मेरी मेडिकल स्किल्स बहुत खराब है। मुकेश इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और इंडिया के सबसे स्किल्ड डॉक्टरों में से एक था। इसके अलावा वो मेंटल हेल्थ सेक्टर में भी सबसे स्किल्ड था। शेफ को अपने व्यंजनों की चिंता होती है और स्टूडेंट्स को अपने अंकों की चिंता, डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल स्किल्स की चिंता होती है। एक डॉक्टर के रूप में जितने जीवन भर मेडिकल साइंस की स्टडी की, मुकेश को अपनी मेडिकल स्किल्स की बहुत परवाह थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि समर मेडिकल साइंस की उसकी उपलब्धि को कमतर आंके। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कहते थे कि तुम मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट और मेडिकल वर्ल्ड के मास्टर हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम छोटे हो, दूसरों का ट्रीटमेंट करने से डरते हो, इसलिए तुम इस तहखाने में छिपे हो और किसी से नहीं मिलते। समर ने उसे ट्रिगर करने के लिए भला बुरा कहना जारी रखा। क्या समर सचमुच मुकेश की इंसल्ट कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। वो जानता था कि अगर वो मुकेश का सिर्फ सम्मान करेगा तो मुकेश उससे बात ही नहीं करेगा। सिर्फ तभी जब समर उसकी मेडिकल स्किल्स की इंसल्ट करेगा तो वो समर के सामने आ जाएगा। उसकी इंसल्ट भरी बातें सुनकर मुकेश ने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, कमीने, भले ही अब मैं मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं, फिर मैं बहुत स्किल्ड हूँ। मेरी मेडिकल स्किल्स को कम आंकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुकेश बहुत नाराज हो गया था। ये कौन था जिसे उसका छोटा भाई लेकर आया था? क्या समर को पहले से पता नहीं लगा लेना चाहिए कि वो कौन है? वो इंडिया के मेडिकल वर्ल्ड का सबसे स्किल्ड डॉक्टर था। अगर मुकेश की मेडिकल स्किल्स को खराब माना जा रहा था तो पूरे इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं हो सकता था जो दावा कर सके कि वो एक स्किल्ड डॉक्टर है। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपने कहा था कि आप एक स्किल्ड डॉक्टर हैं, है ना? मेरे पास एक मरीज है जिसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। अगर आप उसे ठीक कर सकते हैं तो मैं माफ़ी मांगूंगा और एक्सेप्ट करूंगा कि आप मेंटल हेल्थ डॉक्टर के सेक्टर में सबसे स्किल्ड हैं। समर बहुत चालाक था। कियारा को बचाने के लिए उसने मुकेश के स्टूडेंट्स का इस्तेमाल करके उसे कमरे से बाहर निकाल दिया था। उसके लिए एक जाल भी बिछा दिया था। समर को पता था अगर मुकेश को नाराज कर देगा तो वो आसानी से उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाएगा। अगर मुकेश को पता होता कि समर फ्यूचर में क्या करने जा रहे की कोशिश कर रहा है, लेकिन कियारा को बचाने के लिए समर के पास कोई और रास्ता नहीं था। मुकेश ने उसका चैलेंज सुनकर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजरों से देखने की? बताओ मरीज को क्या हुआ है? मेंटल हेल्थ सेक्टर में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका मैं इलाज ना कर सकूं। समर अपने प्लान में कामयाब होता जा रहा था। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यह मरीज एक लड़की है और वो अत्यधिक अवसाद और उदासी के कारण बेहोश हो गई है। क्या आप उसे जगा सकते हैं? उसकी बात सुनते ही मुकेश ने मुस्कुराते हुए अहंकार से कहा, ओह, सेल्फ हिप्नोसिस मेंटल हेल्थ सेक्टर में एक वर्ल्ड लेवल प्रॉब्लम है। ये कोमा में पड़े व्यक्ति के समान है। हालांकि इसका इलाज मुश्किल है, पर मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। सेल्फ हिप्नोसिस के बारे में आयुर्वेदिक और वेस्टर्न मेडिसिन दोनों में ही इसे ठीक करना बहुत मुश्किल प्रॉब्लम थी। ये कैंसर जितना ही जटिल था। अगर कोई और होता तो निश्चित रूप से सेल्फ हिप्नोसिस की प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकता था, लेकिन मुकेश के पास इसका समाधान था क्योंकि वो मेंटल हेल्थ के स्पेशलिस्ट थे। मुकेश की बात सुनकर समर बहुत उत्साहित हो गया। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, ओह यू, क्या आप सच में किसी सेल्फ हिप्नोसिस वाले व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं? और एक्साइटेड होने के कारण समर का चेहरा लाल हो गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी जुबान भटक गई। समर का एक्साइटमेंट से भरा चेहरा देखकर मुकेश की भौहें तन गई। हालांकि वो बूढ़ा था पर मूर्ख नहीं था। सबसे स्किल्ड डॉक्टर बनने के लिए वो बहुत बुद्धिमान था। मुकेश ने समर को देखते हुए साफ कहा, यह मरीज जिसे तुम बचाना चाहते हो वो तुम्हारा करीबी है ना? इसलिए तुम इतना एक्साइटेड हो रहे हो। मुकेश को भाव शून्य देखकर समर को एहसास हो गया कि उसने गलती कर दी। उसकी और एक्साइटमेंट के कारण मुकेश समर के जाल को फांप गया था। मुकेश ने समर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो। जानते हो कि मुझे बेसमेंट से बाहर कैसे निकालना है। सच कहूं तो मेरे पास सेल्फ हिप्नोसिस का इलाज है।
लेकिन मैं तुम्हारी मदद क्यों करूंगा? मुकेश समर के इंसल्ट से बहुत नाराज हो गया था। इसके अलावा जिस तरह समर ने उसके बाहर आने के लिए उसे मजबूर किया, उसे उसकी सारी रेपुटेशन धूमिल हो गई थी। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। एक युवक उसके कैसे उसे धोखा दे सकता था? उसकी बात सुनकर समर की अभिव्यक्ति ही बदल गई, क्योंकि वो जानता था कि मुकेश नाराज हो गया था। समर ने मामले पर गहराई से विचार किया तो उसे लगा कि मुकेश की बात कहीं बिल्कुल गलत तो नहीं थी। हाँ, उसे कियारा के इलाज में मुकेश की मदद की जरूरत थी, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? पहली बात तो ये थी कि वो एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। दूसरी बात, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था। तीसरी बात, समर ने तो मुकेश सिंघाई को अनस्किल्ड भी कहा था, हालांकि उसने ऐसा उसे बाहर निकालने के लिए कहा था। कुल मिलाकर वो एक दूसरे को नहीं जानते थे और रिश्ता भी नहीं था। समर ने तुरंत अपनी गलती की माफी मांगते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, आपको अनस्किल्ड कहने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने ऐसा आपको बाहर आकर मुझसे मिलने के लिए मजबूर करने के लिए कहा था। सच कहूँ तो मैं जानता हूँ कि आप कितने स्किल्ड हैं। लेकिन मुकेश पर उसकी माफी का कोई असर नहीं हुआ। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अब तुम माफी मांगो या कितने भी मीठी बातें कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। समर ने गंभीरता से कहा, प्रोफेसर मुकेश, मरीज मेरी पत्नी है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे जगा पाएंगे। अगर आप उसे जगह देंगे तो मैं वादा करता हूँ मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। उसकी बात सुनकर मुकेश एक पल के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानते। तुम्हारी पत्नी का मुझसे कोई रिश्ता नहीं। मैं उसे नहीं बचाऊंगा। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद मुकेश मुड़ा और अपने कमरे में वापस जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी अचानक राकेश सिंघाई ने उनके बीच बोलते हुए कहा, बड़े भाई, समर आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत स्किल्ड है, लेकिन मेंटल हेल्थ सेक्टर में नहीं। आप मेंटल हेल्थ सेक्टर के स्पेशलिस्ट हैं, प्लीज उनकी मदद कर दीजिए। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मुकेश थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाकर मना कर दिया। तभी समर ने एक बार और कोशिश करते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, मैं कह रहा हूं कि अगर आप मेरी पत्नी को होश में लेकर आ सकते हैं तो मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। उसकी बात सुनकर मुकेश ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ मत बनाओ मुझे। कुछ भी करने के लिए कह रहे हो? क्या तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो? समर ने तुरंत हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ प्रोफेसर मुकेश, आप जो भी कहेंगे आपके लिए बस हो जाएगा। मैं जरूर करूंगा। उसकी बात सुनकर मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मेरी दो शर्तें हैं। अगर तुम मेरी शर्तों को पूरा कर पाओगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को बचा लूंगा। पहले मेरे पैरों को ठीक करो, दूसरे मेरे स्टूडेंट बिलाल को हरा दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उसकी शर्तें सुनने के बाद इस पहले में ही समर कुछ बोल भी पाता। प्रिंसिपल राकेश सिंघाई नाराज हो गया। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, बड़े भाई, अब आप जानबूझकर समर को परेशान कर रहे हैं। वो आपके पैरों को ठीक कैसे कर सकता है? दुर्घटना में तुम्हारी पैर पूरी तरह से टूट गए हैं। रही बात बिलाल की, तो वह इस समय इंडिया मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। समर उसे कैसे हरा सकता है? अपने बड़े भाई की हालात सुनकर राकेश सिंघाई नाराज हो गया। मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल होने के नाते, मुकेश मेडिकल सेक्टर का सबसे स्किल्ड डॉक्टर होने के नाते, अगर वो दोनों मुकेश के पैर ठीक नहीं कर पाए तो समर कैसे कर पाएगा? बाकी बिलाल तो अब ज्यादा पावरफुल था और समर उसे कैसे हरा पाएगा? लेकिन तभी समर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रोफेसर, मैं आपकी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुनकर मुकेश के चेहरे पर एक भाव बदल गया। वो हैरान हो गया। उसने दो शर्तें रखी थी, वो बहुत कठिन थी। उसको समझ नहीं आ रहा था समर उन्हें कैसे पूरा करेगा। मुकेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई भी शेखी बघार सकता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए हुनर चाहिए। देश में कोई भी डॉक्टर मेरे पैर ठीक नहीं कर पाया, तो क्या तुम सच में इसे ठीक कर सकते हो? उसे लग रहा था कि समर शेखी बघा रहा है। समर ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, प्रोफेसर, कम से कम मुझे देखने तो दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। ये कहते हुए मुकेश के पास गया। उसने मुकेश के टूटे पैर को महसूस किया और नुकसान की जांच करने लगा। जब समर ने मुकेश के पैरों की जांच की तो वह आश्चर्यचकित और स्तब्ध रह गया।
यह अत्यंत दुर्लभ बात थी कि समर को भी झटका लगा। समर ने चौंकते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, आपके दोनों पैरों में फ्रैक्चर है और आपके शरीर पर हड्डी मृदुकरण जहर का असर हुआ है, इसलिए कोई भी आपके टूटे पैरों का इलाज नहीं कर पाया। मुकेश के चेहरे के भाव बदल गए और हैरान होते हुए बोला, हड्डी नरम करने वाला जहर? क्या आप हड्डी नरम करने वाले जहर के बारे में जानते हैं? उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उसने सोचा कि समर अपनी मेडिकल स्किल्स पर बखान कर रहा है, लेकिन अब उसे पता चल गया कि समर पूरी तरह से बेबस नहीं था और वो आयुर्वेदिक मेडिसिन में निपुण था। मुकेश के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि उसे हड्डियों को नरम करने वाला जहर दिया गया था, यहाँ तक कि उसके छोटे भाई को भी नहीं। फिर भी समर को कुछ पलों तक उसके छूने के बारे में ही पता चल गया था। मुकेश ने लालसा भरे स्वर में कहा, क्या तुम इसे बेअसर कर सकते हो? वो बहुत घबराया हुआ था। उसके बाद सुनकर समर जोर से हंसा और अपना सिर हिलाया। हालांकि वो ईश्वरीय डॉक्टर था, फिर भी हर बीमारी का इलाज तो नहीं कर सकता था। हड्डियों को नरम करने वाला जहर हड्डियों के लिए सबसे जहरीला और बहुत खतरनाक था। मानव हड्डियां कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन और अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम और फॉस्फोरस शामिल है। मानव हड्डियां शरीर का सबसे कमजोर, कठोर और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अगर किसी व्यक्ति में हड्डियां नहीं है तो उसके पास केवल रक्त और मांसपेशियां होंगी और वो खड़ा नहीं हो पाएगा। हड्डियों को नरम करने वाला जहर हड्डियों को निशाना बनाकर उन्हें गलाने के लिए बनाया गया था। हड्डियां चाहे कितने भी सख्त क्यों न हो, यह उन्हें नरम करके नूडल जैसा बना देता था। आखिरकार पीड़ित खड़ा नहीं हो पाता और उसे व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता। चाहे समर कितना भी पावरफुल क्यों न हो, वो नरम हड्डियों को कठोर हड्डियों में नहीं बदल सकता था। यदि मुकेश को सिर्फ जहर दिया गया था तो समर उसे ठीक करने के लिए एक्यूपंक्चर और ब्लड सार का उपयोग कर सकता था। लेकिन मुकेश पहले से ही काफी समय से जहर का शिकार था। जहर से उसकी ज्यादातर हड्डियां, खासकर उसके पैरों की हड्डियों को डैमेज कर दिया था। पैरों की हड्डियां पूरी तरह से घिस चुकी थी और नरम नूडल जैसी हो चुकी थी। तभी मुकेश ने डिटेल में अपनी बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, 3 साल पहले मेरे स्टूडेंट बिलाल ने ही मुझे जहर दिया। अब वो जहर मेरे शरीर में ज्यादातर हिस्सों में फैल चुका है। ये सामान्य बात है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते। अब तुम जा सकते हो। मुकेश निराश हो गया था और वो कमरे में वापस जाने लगा। तभी अचानक समर को याद आया कि उसके मास्टर ने 15 साल पहले क्या बताया था। हड्डियों को नरम करने वाला जहर बहुत जहरीला है और उसका इलाज मुश्किल है, लेकिन हर चीज में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे उसका इलाज हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर सब कुछ जला सकता है तो पानी उसे अलग भी कर सकता है। पेड़ मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को चूसकर जीवित रहते थे, लेकिन मरने के बाद वे मिट्टी के लिए पोषक तत्व बन जाते थे। हड्डियों को नरम करने वाला जहर हड्डियों को नरम बना सकता था। फिर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हड्डियों को कठोर बना सकती थी। समर को जैसे ही याद आया, उसने खुश होते हुए कहा, प्रोफेसर मुकेश, मेरे मास्टर ने मुझे बताया था। हालांकि हड्डियों को नरम करने वाला जहर सबसे जहरीला हड्डी जहर है, फिर भी एक जड़ी बूटी है जो इससे लड़ सकती है। मुकेश ने तुरंत उम्मीद भरी नजर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, और वो कौन सी जड़ी बूटी है? समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्लैक क्रो वाइन। ये एक अत्यंत कठोर बेल है जो सोने की तरह कठोर होती है और इसकी शाखाओं का उपयोग करके जहर के इलाज किया जा सकता है। सौभाग्य से समर की याददाश्त बहुत तेज थी और उसे याद आ गया था कि मास्टर ने उसे 1 दर्जन साल पहले क्या कहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि 15 साल पहले उसके मास्टर की कही बात याद उसे होगी। वहीं मुकेश ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, ब्लैक क्रो वाइन? मुकेश ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने इस पौधे के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन 50 साल पहले वो विलुप्त हो चुका था और वो कहाँ से लेकर आ सकता है। मुकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पौधा तो 50 साल पहले विलुप्त हो चुका है। अगर ये मेरी जहर का इलाज कर सकता है तो फिर तुम इसे कहाँ से लाओगे? उसकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे बस इतना ही पता था कि जहर का इलाज वो पौधा कर देगा, लेकिन वो भूल गया था कि ये तो विलुप्त हो चुका है और उसे पूरे इंडिया में एक पौधा भी नहीं मिलने वाला था। इसलिए उसने मुकेश की तरफ देखते हुए कहा, प्रोफेसर, अगर ये विलुप्त भी हो गया तो मैं इसे किसी न किसी तरह ढूंढ निकालूंगा।
आपके पैरों का इलाज करूंगा। मुकेश ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मैं भी अपना वादा निभाऊंगा। जब तुम मेरे पैरों का इलाज करने और मेरे स्टूडेंट्स को सबक सिखाने में मेरी मदद करोगे, तब मैं तुम्हारी पत्नी को जगाने में तुम्हारी मदद करूंगा। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा तो वादा है। वो वहां से बाहर निकल गया। हालांकि ब्लैक क्रो वाइन विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन समर को विश्वास था कि उसे पूरे इंडिया में एक ब्लैक क्रो वाइन कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। समर जानता था कि जब तक वो प्रोफेसर मुकेश के पैरों को ठीक करेगा, तो निश्चित रूप से कियारा के इलाज में उसकी मदद कर देगा। मुकेश को जहर दिया गया था और वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। अगर वो कियारा का इलाज करना भी चाहता, तो उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी। कियारा, समर और मुकेश अब एक साथ बन गए थे। समर केवल पहले मुकेश का इलाज कर सकता था, उसके बाद मुकेश कियारा का इलाज कर पाएगा। और समर ने यूनिवर्सिटी से निकलकर बख्तावर, प्रभाकर और जिया को फोन किया। वो चाहता था कि ये सभी लोग उस पौधे को ढूंढने में उसकी मदद करें। इसके बाद समर ने दिल्ली के भारद्वाज परिवार को, तान्या को फोन किया। उसे देश में ही इस बूटी को तलाश करने को कहा। इन नंबरों पर कॉल करने के बाद समर को अचानक सुहानी का ख्याल आया। वो ऑल वेल मेडिकल हर्ब कंपनी की सीईओ थी और पौधा ढूंढने में ज्यादा कारगर हो सकती थी। इसलिए समर ने सुहानी को फोन किया। एक दिन बाद बख्तावर, प्रभाकर, जिया, सुहानी, तान्या सभी ने समर को फोन करके बताया कि पौधा नहीं मिल रहा है। वो पौधा 50 साल पहले ही विलुप्त हो चुका था। ये शब्द सुनकर समर के चेहरे के भाव ही बदल गए। वो बहुत नाराज हो गया था। अगर पौधा वो नहीं ढूंढ पाया तो मुकेश का इलाज नहीं होगा, और अगर मुकेश का इलाज नहीं होगा तो वो कियारा कैसे को ठीक करेगा। समर बहुत गुस्से में था और हॉस्पिटल के हॉल में इधर उधर घूम रहा था। उसने दीवार पर पंच मारा और एक बड़ा सा छेद कर दिया। पास से गुजर रही एक नर्स ने उसे इतनी तेज आवाज निकालने के लिए डांटने वाली थी, लेकिन दीवार में छेद देखकर वो चिल्लाई और वहां से भाग गई। वो आदमी बहुत डरावना था। उसने एक ही पंच मारकर दीवार में छेद कर दिया था। तभी अचानक समर का फोन बजा। उसने तुरंत फोन उठाया और बिना किसी का ध्यान के कहा, कौन है और तुम्हें क्या चाहिए, जल्दी से बताओ। कियारा और पौधे की वजह से समर बहुत ज्यादा गुस्से और चिंतित से हो रहा था, इसलिए उसकी आवाज बहुत चिड़ी हुई थी। वो लगभग गाली देने ही लगा था। तभी दूसरी तरफ पारुल वशिष्ठ की आवाज आई। शैडो किंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैं पारुल वशिष्ठ हूँ, तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। फोन के दूसरी तरफ पारुल वशिष्ठ की भौहें तनी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि समर कितना नाराज है। पारुल वशिष्ठ की आवाज सुनकर समर की भौहें सिकुड़ गई। अपने दिल की गहराइयों से उसे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। पारुल वशिष्ठ ने मुंबई और नीलामी हॉल में उसकी मदद की थी। उसने ड्रैगन का खून खरीदने में उसकी मदद की, फिर उसने उसे गालियां दी। यह अजीब था। हाँ, कियारा बेहोश थी, इसलिए समर का मूड ठीक नहीं था। ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम थी। इसका पारुल से कोई लेना देना भी नहीं था। इसलिए समर ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा, मिस पायल, माफ कीजिए, मेरा मूड खराब है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चूंकि यह उसकी अपनी गलती थी, इसलिए उसने माफी मांग ली। पारुल ने कहा, शैडो किंग, तुम्हारी पत्नी कियारा अभी भी बेहोश है। समर ने आह भरते हुए कहा, उसे जगाने के लिए मुझे मुकेश की मदद की जरूरत होगी, लेकिन मुकेश को ठीक करने के लिए मुझे ब्लैक क्रो वाइन की जरूरत है। ब्लैक क्रो वाइन के बिना वो कियारा को ठीक नहीं कर पाएगा। ब्लैक क्रो वाइन का नाम सुनते ही पारुल वशिष्ठ की भौहें चढ़ गई। उसने कहा, शैडो किंग, अगर हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे होते तो हो सकता था कि मैं आपकी मदद न कर पाती। हालांकि ये ब्लैक क्रो वाइन्स के बारे में, इसलिए मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक्साइटेड होते हुए पूछा, मिस पारुल, क्या आपको पता है कि ब्लैक क्रोन वाइन कहाँ मिल सकती है? पारुल वशिष्ठ ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या आपको ग्रैंड मास्टर मकबरे का नक्शा याद है, जिसे रितेश राजपूत ने खरीदा था? उस मकबरे के भीतर ब्लैक क्रो वाइन उग रही है। उसकी बात सुनकर समर थोड़ा खुश हुआ। जब उसे पता चला कि ग्रैंड मास्टर मकबरे का उद्घाटन होने वाला है। ग्रैंड मास्टर मकबरे के भीतर एक पावर ग्रैंड मास्टर लेवल का फाइटर दफन था। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वहां ब्लैक क्रो वाइन जैसी अनोखी चीज भी हो सकती है। समर ने तुरंत एक्साइटेड होते हुए कहा, मिस पारुल, हम कब्र पर कब जा सकते हैं? पारुल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शैडो किंग, मैंने तुम्हें इसीलिए कॉल किया है कि कल मकबरा खुलेगा,
इसलिए तुम्हें मुंबई आना होगा। हम मकबरे में साथ में जाएंगे। समर ने उसकी बात पर खुश होते हुए कहा, ओके, मेरे लिए इंतजार करना, मैं अभी मुंबई के लिए निकल रहा हूँ। ये कहते हुए समर ने फोन रख दिया और उसकी आंखों में खुशी भर गई। ये सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद था। उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं गई। समर ने पूरे इंडिया की तलाशी ली, लेकिन उसे ब्लैक क्रो वाइन नहीं मिला। लेकिन इस निराशाजनक स्थिति में पारुल वशिष्ठ ने उसे ग्रैंड मास्टर मकबरे में ब्लैक क्रो वाइन के बारे में बताया। वो इतना खुश हुआ, सचमुच उत्साह से मर सकता था। समर ने इंदौर से निकलने से पहले इस बात का ध्यान रखा कि शैडो ग्रुप टीम और मिस्टी कियारा की रक्षा करे। इसके बाद वो इंदौर में मुंबई के लिए निकल गया। समर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था। वो सुबह 11 बजे तक मुंबई पहुंच गया था। चौहान परिवार, जो 4 एंशिएंट मार्शल आर्ट परिवार कुलों में से एक था, गहन, पावरफुल, इसमें कई स्पेशल्स मार्शल आर्ट फाइटर थे। चौहान परिवार का विला कुछ 100 एकड़ में फैला हुआ एक विशाल प्रॉपर्टी था। ये कुछ प्रॉपर्टी सुनहरे संगमरमर से बनी थी, जिसे पूरा विला बहुत आलीशान लग रहा था। दरवाजा भी सोने का बना था, जो अपनी चमक और भव्यता से परिपूर्ण था। कहने की जरूरत नहीं कि पूरा चौहान परिवार खासा शौकीन था सोने का। नीलामी हॉल में भी सोना था। उनकी कंपनी के वीआईपी कार्ड में भी सोने लगे हुए थे। गेट के सामने 4 बॉडीगार्ड थे। ये चारों बॉडीगार्ड लंबे, चौड़े और मजबूत कदकाठी के थे। उनके हष्ट पुष्ट मांसपेशियों में भी कोई देख सकता था। उनमें जबरदस्त विस्फोटक पावर थी। जब समर अपनी बीएमडब्ल्यू से बाहर निकला तो उसे 4 बॉडीगार्ड ने तुरंत रोक दिया। जब उसने वशिष्ठ परिवार के विला में प्रवेश करने की कोशिश की तो छोटे बालों वाले बॉडीगार्ड ने बोहें चढ़ाते हुए ठंडे स्वर में कहा, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। समर की बीएमडब्ल्यू की गाड़ी की कीमत 5 करोड़ थी। आमतौर पर इसे बहुत ज्यादा माना जाता था, लेकिन वशिष्ठ परिवार के लिए 5 करोड़ कुछ भी नहीं था। वशिष्ठ परिवार न केवल 4 परिवारों में से एक था, बल्कि एक एंशिएंट मार्शल आर्ट का कुल भी था। उन्होंने हजारों वर्षों तक अनगिनत राजवंशों के माध्यम से संघर्ष किया था। वे इंडिया के विभिन्न इंडस्ट्री में शामिल थे और उनके पास 1 लाख करोड़ से अधिक की विशाल प्रॉपर्टी थी। दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट के मामले में वशिष्ठ परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनसे नीचे थी। ये एक छिपे हुए अमीर परिवारों में से एक थे। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल सभी लोगों की प्रॉपर्टी को मिला दे तो भी वो वशिष्ठ परिवार की प्रॉपर्टी से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जर्नलिज्म वर्ल्ड के लोग भी उनके बारे में लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। एक कहावत थी, असली अमीर लोग आपको ये एहसास नहीं होने देते कि उनके पास पैसा है, और जिनके पास पैसा नहीं होता वो अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उन्हें दुनिया में अपनी जगह का सही अंदाजा नहीं होता। ये लोग हमेशा ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि उनके पास अधिक पैसा है। चौहान परिवार की गाड़ियाँ आमतौर पर रोल्स रॉयस या मसराटी जैसे महंगे ब्रांड की होती थी। सबसे महंगी गाड़ी लैंड रोवर रेंज रोवर थी। कहा जा सकता है कि 10 करोड़ रुपए से कीमत वाली किसी भी गाड़ी को वशिष्ठ परिवार की हवेली में प्रवेश करने की अनुमति ही नहीं थी। समर ने मुस्कुराते हुए तभी उससे कहा, मैं मिस पारुल वशिष्ठ से मिलने के लिए आया हूँ। मैं उनका दोस्त हूँ, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। समर की बातें सुनकर छोटे बालों वाले बॉडीगार्ड ने न केवल समर को अंदर जाने दे दिया, बल्कि उस पर हंसा भी। उसने हंसते हुए कहा, छोटे लड़के, तुम क्या मजाक कर रहे हो? हमारी यंग मिस्ट्रेस एक कांटेदार गुलाब की तरह है, जिसे गुलाब की देवी के नाम से जाना जाता है। उसका कभी कोई मेल बॉयफ्रेंड नहीं रहा, इसलिए हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। छोटे बालों वाला बॉडीगार्ड ठंडे स्वर में मुस्कुराया। मुंबई में हर कोई जानता था कि मिस पारुल वशिष्ठ कितनी ताकतवर थी। उनकी खूबसूरती पर मोहित होने वाले अनगिनत लड़कों की वजह से उन्हें कांटेदार गुलाब कहा जाता था। हालांकि कई लड़कों को उसने सजा भी दी थी। अगर कोई उसे एक से ज्यादा बार देखने की हिम्मत करता तो वह अपंग हो जाता। अब क्या करेगा समर? क्या अंदर जा पाएगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें।